नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में अगर देखोगे तो ट्रेड डील ये एक मुद्दा बना हुआ था पिछले एक साल से। जब हुई तो मार्केट का सेंटीमेंट सुधरा और ट्रेड डील एक नहीं, दोनों हो गई। यूरोप के साथ भी हो गई, अमेरिका के साथ भी हो गई। लेकिन मार्केट का फिर सेंटीमेंट खराब हो गया। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो अब ये सारा मिला के मार्केट में क्या कुछ क्रक्स बन रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमें बिग वॉइस की ज़रूरत थी। आज हमारे साथ बिग वॉइस हैं। हमारे साथ रोहित टंडन सर हैं, सीनियर फंड मैनेजर फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड। रोहित सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। रोहित सर, जिस तरह से ट्रेड डील वर्सेस एआई, अभी ट्रेड डील की वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन एआई ने थोड़ा सा डिसरप्ट कर दिया। अभी आप कहाँ पर फोकस करेंगे सर? ट्रेड डील पर ज़्यादा जाएंगे या अभी एआई पर ज़्यादा फोकस करेंगे मार्केट में? देखिए, मार्केट नियर टर्म वो ग्रीड और फियर के बीच में घूमती रहती है। कभी हम लोगों को लगता है कि ग्रीड देखने का टाइम हो गया है और फिर फियर आके हमें थोड़ा रियलिटी चेक देती है। देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये कहने का कि आईटी कंपनीज की नंबर्स, जैसे उनके रेवेन्यूज, उनके मार्जिन्स पर इमीडिएटली फर्क पड़ेगा। अभी हम एक तरीके से सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं कितना फर्क पड़ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपका आईटी का काम होता है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से होता है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। आप इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते कि ये सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और एक दूसरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। हाँ, चीजें बदलेंगी, हर बारी जब नई टेक्नोलॉजी आती है चीजें बदलेंगी। एक तो ऑप्टिमिस्ट का तरीका होता है कि लोग रिट्रेन होंगे, लोग कुछ और करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। एक पेसिमिस्ट का ये तरीका होता है कि पुरानी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। आई गेस रियलिटी थोड़ा पेसिमिस्ट को कम और ऑप्टिमिस्ट को ज्यादा सुन के पता चलेगी। हाँ, पर चेंज है और हम सबको रेडी रहना पड़ेगा इस चेंज के लिए। सर, आप सर्विस इंडस्ट्री में इस समय एक डिसरप्शन आया हुआ है बिकॉज ऑफ एआई, एंड यू आर जस्ट लॉन्चिंग एन एनएफओ सर्विस सेक्टर को ही फोकस करते हुए। सर, तो ये सर्विस सेक्टर को फोकस करना इस समय, मतलब क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी इस एनएफओ को लाने के लिए के पीछे, और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सर्विस सेक्टर से? देखिए, हम लोगों का ये तरीका है कि उस साइकिल में कुछ ऐसी चीज पकड़नी चाहिए जो या तो एक स्ट्रक्चरल तरीके से देखी जाए, एक एक नेक्स्ट डिकेड का इन्वेस्टमेंट थीम देखी जाए। एक तो वो होनी चाहिए। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जहां पर यूनिवर्स अच्छा होना चाहिए, इन द सेंस ऑफ ये नहीं होना चाहिए कि यार गिने चुने 5-10 स्टॉक्स हैं उन्हीं को आप ले सकते हैं। यूनिवर्स बड़ा होना चाहिए। आप ज्यादा चीजें डाल सकते हैं अपने फंड में। उस पर्सपेक्टिव से जैसा हम सब ने देखा है पिछले 3-5 सालों में, यूनिवर्स जो है सर्विस कंपनीज का वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 साल पहले बात करते सर्विस इंडस्ट्रीज की, तो उसमें एक आईटी सेक्टर आता, बैंकिंग सेक्टर आता। लोग डरते किसी और चीज का नाम देने से पहले। अब आप देखिए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं। जैसे इवन अगर फाइनेंशियल्स का भी मैं एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पर इंश्योर टेक, फिनटेक, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकरेजेस, मतलब वेल्थ मैनेजर, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वो हमारा है सिक्लिकल रिटर्न्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। वो बहुत अच्छा रहा है पिछले 5 साल के पर्सपेक्टिव से। और आपको पता ही है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा अच्छा रहा उनके लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ी एकदम, कोविड में पेंट अप जो डिमांड थी। दूसरी चीज, फिर कैप गुड्स में डिमांड आई क्योंकि सरकार ने भी खर्चा किया, जो फैक्ट्रीज थी वो भी लगी। वो सारा हम लोगों के हिसाब से वो बेनिफिट अब बेस में आ चुका है। यहाँ से स्ट्रक्चरल थीम्स, स्ट्रक्चरल स्टोरीज, उनकी तरफ लोग जाएंगे और वहां पे हम लोगों को लगता है कि सर्विसेज सेक्टर एक अगले 10 सालों का एक थीम हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर अगले 10 सालों का एक थीम हो सकता है। सर, लेकिन
जो हम देख रहे थे कि आईटी के साथ साथ अब जो कार्नेज था वो दूसरे सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक में, वर्ल्ड मार्केट में शुरू हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उन पर भी ये कार्नेज जाकर थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही अगर देखोगे तो आप बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, उनका भी काम ये माना जा रहा है कि एआई की वजह से डिसरप्ट होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, कार्नेज वर्सेस अपॉर्चुनिटी, तो कार्नेज कहाँ पर होगा आने वाले समय में एआई की वजह से, और अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर होंगी? विवेक जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, बट मेरा यही होगा कि अभी आप देखिए कितनी इंडस्ट्रीज में एआई का एक्सपोजर हो रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज में एआई आ रहा है। तो हम सब की ऑर्गेनाइजेशंस में एआई को एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एक हम्म। तरजीह दी जा रही है। बट ऐसा नहीं हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कहा गया है कि एआई की वजह से अब मेरे को बैंक ब्रांच मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, या मेरे को फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, या एंकर की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अभी हम इस स्टेज में हैं कि हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ओवरऑल वर्कफ्लो में हम एआई को यूज़ करके और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हाँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके का पड़ेगा हम नहीं कह सकते। वहां पर आप कह सकते हैं कि एक सर्टन अच्छा इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, खराब इम्पैक्ट अप फ्रंट लग सकता है, मतलब ऐसी धारणा बन सकती है। बट बाकी इंडस्ट्रीज को मैं साथ में नहीं गिनूंगा, और ये नहीं कहूंगा कि बाकी इंडस्ट्रीज को एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एआई की वजह से चीजें चेंज हो रही हैं। मार्केट के बारे में जैसा आपने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट्स सिर्फ इंडिया में नीचे हैं। अभी मार्केट्स ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा एक रिस्क ऑफ हम्म। टाइप का सिनेरियो चल रहा है। ये नॉर्मली इन्वेस्टर्स के साथ होता रहता है, और अगेन ये सब चीजें भी कुछ समय बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगा इन्वेस्टर्स की तरफ कि आप थोड़ा मतलब मीडियम टर्म के बारे में सोचिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म और ये सब, और ये नॉइज वॉइस से मुझे अफेक्ट हुई है। मीडियम टर्म में अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही है, अगर आप सही थीम को पकड़ते हैं, अगर आप सही फंड्स को पकड़ते हैं, तो आपको इश्यू किसी तरीके का नहीं होगा। ठीक है। तो मीडियम टर्म में अगर आप सही थीम और सही शेयर्स को, सही सेक्टर्स को पकड़ते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। सर, बैक टू द ट्रेड डील्स, ट्रेड डील्स को लेकर जितना ज़्यादा प्रॉब्लम था, अनसर्टेनिटी थी, वो काफ़ी हद तक क्लाउड्स अब हट गए हैं। अभी कुछ ऐसा लगता है कि ट्रेड डील की तरफ से अब हमें इन पर्टिकुलर कोई सेक्टर्स को सोचना चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि टेक्सटाइल और जो दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर थे वो बहुत बुरी तरह से हिट होने लगे थे, उनके एटलीस्ट स्टॉक्स हिट होने लगे थे। और कुछ हद तक हमने Q3 अर्निंग्स में उनका इम्पैक्ट भी देखा कि कुछ कुछ कंपनीज की Q3 अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि अब रिवाइवल स्टेज में चली जाएंगी एक्सपोर्ट कंपनियां और वहां से दोबारा से उनको फायदा मिल पाएगा? देखिए, मैं आपसे एग्री करूंगा कि जिसको नुकसान हुआ है उसको फायदा तो होगा ही होगा। हम्म। उसके अलावा मैं कहूंगा कि और भी जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो चाहे ऑटोमोबाइल्स के लिए कंपोनेंट्स बना रही हैं या एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए किसी तरीके से बना रही हैं, उनसे हम सुना करते थे कि हम लोगों की बहुत सारी नेगोशिएशन चल रही है पर कुछ क्लोज नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये ट्रेड डील की वजह से सब रुका हुआ है। प्रोग्रेसिवली अगर मैं मानूं कि ये सब चीजें क्लोज होंगी तो यहाँ पर अवसर होंगे। और मान के चलिए कि डिफेंस के कंपोनेंट्स में भी अगर कुछ कंपनीज काम करती हैं, तो उनको भी हम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। तो ऑब्वियस प्लेस हैं जिनका आपने नाम दिया, मैं दो तीन और भी सेक्टर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। जी सर, बताएं वो कौन से सेक्टर होंगे? जैसा मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ओके। में जो काम करते हैं, एयरक्राफ्ट में जो काम करते हैं, और डिफेंस में भी किसी ओके। तरीके से जो कंपोनेंट्स का काम करते हैं, उन सबको भी देखा जा सकता है। ठीक है। सर, जो टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही थी उसमें हम हमारे ऊपर 18% लगा। देन नेक्स्ट डे बात आती है कि बांग्लादेश के साथ उन्होंने यान इंपोर्ट या कॉटन इंपोर्ट की कंडीशन के साथ 0% टैरिफ कर दिया अमेरिका वालों ने। तो जो हम खुशियां मना रहे थे कि टेक्सटाइल कंपनीज को शायद बेनिफिट मिल जाएगा, वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एक कॉम्पिटिटर आकर खड़ा हो गया और थोड़ा दिक्कत हो गई।
लेकिन फिर पीयूष गोयल साहब का बयान आता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी ऐसी ही एक डील अमेरिका के साथ कर लेंगे, जबकि हम कॉटन यार्न और कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से इन्होंने ताइवान के साथ भी किया है। ताइवान के साथ 15% पर इन्होंने एक ट्रेड डील साइन की है। सर, ऐसा तो नहीं कि हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे इस ट्रेड डील की वजह से, और जब बाकी देशों के साथ ट्रेड डील्स होंगी तो हमें पता लगेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति में। देखिए विवेक जी, हम लोग एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं। ये सोच लें कि हम ही हम हैं, वो सब वो नहीं होने वाला। और लोग भी जाएंगे, वो भी अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे, उनकी भी कुछ नेगोशिएटिंग पावर होगी, कुछ अमेरिका से लेना होगा, कुछ देना पड़ेगा। तो वो सब चलता रहेगा। बेसिक चीज ये आप सोचिए कि डी रेगुलेशन की तरफ काम हो रहा है। हम्म। आप मतलब पिछले अगर कुछ बजट्स भी देख लीजिए, आपको पता ही है कि टैक्स की तरफ कितनी सारी चेंजेस हुई हैं फ्रॉम अ कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। हम्म। और अगर रेगुलेटरी साइड पे चीजें इंप्रूव होंगी तो इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब हम लोग अगर अगर हेड ऑन compete करें तो बहुत लोगों से हम बहुत बेहतर हैं। अनटिल एंड अनलेस आप चाइना से ही डायरेक्टली 1 to 1 compete कर रहे हो, तभी आप डिसएडवांटेज पे हो। वर्सेस आप लेबर कॉस्ट पे मुझे नहीं लगता बहुत सारी कंट्रीज से कुछ पीछे हो। ठीक है। सर, सोना चांदी कमोडिटी का साल रहा 2025। 2026 में लगा कि ये साल भी शायद इन कमोडिटीज़ का ही रहेगा, लेकिन जिस तरह से टॉप आउट बनता हुआ दिखाई दिया है फरवरी में, सो फार वी हैव सीन कि गोल्ड और सिल्वर नीचे आने लगे हैं, और दूसरी मेटल्स में भी जितना एक जो एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ रैली थी वो अब थोड़ी सी शांत होती जा रही है। हाउ डू यू सी कमोडिटीज़ के लिए ये साल कैसा रहने वाला है अब? देखिए मतलब ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जो जिसकी मेजर इम्पैक्ट रहा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज की भी वजह से रहा है, बट मेनली जियोपॉलिटिक्स की वजह से रहा है। चीजें तो वहां पे पेचीदा ही रहने वाली है। देखिए अमेरिका, मतलब एक एक टाइम होता था कि अमेरिका के इर्द गिर्द ही दुनिया घूमती थी, यूनिपोलर जिसे कहा करते थे। अब दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। तो खिंचाव तनाव ये सब रहने वाला है, जिसकी वजह से कमोडिटीज में एक्सपोजर होना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से एक सर्टन एक्सपोजर वो क्या होना चाहिए, वो आप अपने वेल्थ मैनेजर से डिसाइड कीजिए वगैरह वगैरह। बट एक सर्टन एक्सपोजर होना चाहिए। बट हाँ, ये कहना कि साल दर साल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उसके बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई रहेंगे, वो बहुत मुश्किल है कहना। ठीक है। सर, वैल्यूएशन को लेकर आपका क्या मानना है कि इंडियन मार्केट में अगर कोई अब चूंकि पॉजिटिविटी भी हम देखने लगे हैं, आज से एक महीने पहले तक हम मार्केट को पॉजिटिवली नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट्स, बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी ऑफ ट्रेड डील्स, लेकिन अब जब हम पॉजिटिव देखेंगे तो हमें वैल्यूएशंस भी देखनी होगी। आप कितने कंफर्टेबल हैं इंडियन मार्केट की लार्ज कैप वैल्यूएशन, मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशंस को लेकर? देखिए वैल्यूएशंस लार्ज कैप्स की क्लोज टू हिस्टोरिकल हैं, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस रही हैं। मिड कैप्स की थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। इन केस ऑफ लार्ज कैप्स एक्सपेक्टेशन ये है इन एनालिस्ट की कि 15% अर्निंग्स ग्रोथ F27 में और F26 में आएगी। जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अर्निंग्स पे, वैसे वैल्यूएशंस लोगों को कंफर्टेबल लगने लगेंगी। इन केस ऑफ अगर मैं मिड कैप्स की बात करूं, वहां पर वैल्यूएशंस हाई हैं, पर लोगों को हायर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है वहां पे कि मतलब 20% के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी। पर उस पे भी हम लोगों को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि वहां स्लिपेज हो रही है। मिड कैप्स में वैल्यूएशंस भी हाई हैं और थोड़ा अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी अर्निंग्स डाउनग्रेड चल रही हैं। मेरे हिसाब से देखिए, वैल्यूएशंस देखना इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट पहले आप अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखिए, और मेरे को लगता है अप्रैल में जब कंपनीज आके अपना फुल ईयर का गाइडेंस देंगी, या उस टाइम पे जैसा वो इकोनॉमी देख रही है वो बताएंगी, हम लोगों को एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये 15% या 20% हो सकता है या नहीं हो सकता है।
उस टाइम पे इट वुड बी अ बेटर टाइम टू डिस्कस वैल्यूएशंस। अभी आई गेस द मेन फोकस इज ऑन अर्निंग्स ग्रोथ। ठीक है सर। रोहित सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, बिकॉज जो हमने समय सीमा तय की थी उसके अंदर हम आ चुके हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एनएफओ सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। और उम्मीद करते हैं कि इंडियन मार्केट ने जो ट्रबल टाइम देखा, जैसा आपकी बातचीत से भी कुछ लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी अब क्रिएट हो रही है, और बहुत सारे सेक्टर्स में जो आपने बताया उन सभी को लेकर जो आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। तो ये थे रोहित सर, कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर्स, जिन्होंने कि बताया कि देखिए सर्विस सेक्टर में जो लोग डर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स, डिफेंस, एयरक्राफ्ट कंपनियों में वहाँ पर बेहतर मौके मिल सकते हैं। सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट हिट जो लगेगा वो आईटी सेक्टर पर जरूर लग सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे सेक्टर हैं, फिनटेक हो गया और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा असर कुछ नहीं होगा, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको। वैल्यूएशन को लेकर ज़्यादा डर नहीं है। मिड कैप वगैरह में 20-20% की जब ग्रोथ आने लगेगी कंपनियों में, तो वैल्यूएशन को लेकर लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग। और सर ने जो बताया कि मार्केट को लेकर जो इंडिकेशन दिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में हमें पॉजिटिवली अब सोचनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।